मेरे अजीज हमवतनों, मन की बात में आप सभी से बात करना, आप सभी से सीखना, मुल्क के लोगों की कामयाबियों के बारे में जानना वाकई मुझे बहुत खुश आइंद एहसास कराता है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि इस प्रोग्राम ने 125 एपिसोड मुकम्मल कर लिए हैं। आज इस प्रोग्राम का 126वां एपिसोड है और आज के दिन के साथ कुछ खुसूसियात भी वाबस्ता हैं। आज भारत की दो अजीम शख्सियात का यौम पैदाइश है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर हिंदुस्तानी, खासतौर पर मुल्क के नौजवानों के लिए तरगीब का बड़ा वसीला हैं। बेखौफ और निडर होना उनकी शख्सियत की खुसूसियत थी। मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेज़ों को एक खत भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से जंगी कैदी जैसा बर्ताव करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मार कर ली जाए। ये उनकी नाकाबिले शिकस्त दलेरी का सबूत है। भगत सिंह जी लोगों के दुख के तय भी बहुत हसास थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को पूरे एहतराम के साथ खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथियों, आज लता मंगेशकर का भी यौम पैदाइश है। भारतीय सकाफत और मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स उनके नगमों को सुनकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। उनके नगमों में वो सब कुछ है जो इंसानी एहसासात को झंझोड़ता है। उन्होंने हुब्बुल वतनी के जो नगमे गाए, उन नगमों से लोगों को बहुत तहरीक हासिल हुई। भारत की सकाफत से भी उनका गहरा रिश्ता था। मैं लता दीदी के लिए दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथियों, लता दीदी ने जिन अजीम शख्सियात से तरगीब हासिल की, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तातिया कहती थीं। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई नगमों को भी अपनी सुरीली आवाज़ में पिरोया। लता दीदी से मेरे प्यार का जो रिश्ता था वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बगैर भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की अजीम शख्सियत सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा तारुफ कराया था और मैंने लता दीदी से कहा कि मुझे आपका गाया हुआ और सुधीर जी की मौसीकी में तरतीब दिया हुआ गीत ज्योति कलश छल के बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका लुत्फ लीजिए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। मेरे अजीज हमवतनों, नवरात्रि के इन दिनों में हम शक्ति की पूजा करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी शोबे को लीजिए, मुल्क की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वो ऐसे चैलेंजों पर भी उबूर हासिल कर रही हैं जिनका तस्वुर तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप समंदर में लगातार 8 महीने तक रह सकते हैं? क्या आप समंदर में पतवार वाली कश्ती यानी हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने वाली कश्ती से 50,000 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं? और वो भी तब जब समंदर में मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से पहले आप 1000 मरतबा सोचेंगे। लेकिन भारतीय बहरिया की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ये कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने दिखाया है कि हिम्मत और पुख्ता अज़्म होता क्या है। आज मैं मन की बात के सामईन को इन 2 जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूँ। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ये दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं आप साथ में? जी सर, दोनों हैं। चलिए, आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो
देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। मैं नेवी में 2014 में कमीशन हुई थी सर और मैं केरला में कोझिकोड से हूँ। सर मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा हस्बैंड भी इंडियन नेवी में ऑफिसर है सर और मेरा सिस्टर एनसीसी में नौकरी करती है। जय हिंद सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हूँ और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है, और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुँचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं उनके नंबर से भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है, और वहाँ तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर्स थी, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था। और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे। और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है जहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हम इस एक्सपेडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है, हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर जब हम सेल कर रहे थे हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। और हमने ठंड से बचने के लिए
6 to 7 लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे और पूरा सदर्न ओशियन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी-कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर, और कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं, और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारा पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही हैं। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे। एक जगह पे 14 डेज? करेक्ट सर। और सर हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर, वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर। और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर, लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा। एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे, उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहती हैं? सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता। सर ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और विमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम, नमस्कारम। नमस्कार सर। साथियों, हमारे त्यौहार भारत की सकाफत को मुतहर्रिक बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पवित्र त्यौहार है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को वक्फ ये अजीम त्यौहार बहुत ही खास है। इसमें हम गुरूब होते हुए सूरज को भी आराध्या देते हैं, इनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी रौनक देखने को मिलती है। आज ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़ी कोशिश में मसरूफ है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सकाफती विरासत की फहरिस्त में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल होगी तो दुनिया के गोशे गोशे में लोग इसकी अजमत और विकार का एहसास कर पाएंगे। साथियों, कुछ वक्त पहले भारत सरकार की ऐसी कोशिशों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सकाफती प्रोग्रामों को ऐसे ही आलमी सतह पर पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। साथियों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया और इनमें खादी सबसे अहम थी। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 11 साल में खादी के तई मुल्क के लोगों के राग़िब होने में बहुत इजाफा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की फ़रोख्त में बहुत तेज़ी देखी गई है।
मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई ना कोई खादी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें। फख्र से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल4लोकल के साथ शेयर भी करें। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफ़ी तब्दीली देखने में आ रही है। आज हमारे मुल्क में ऐसी कई मिसालें सामने आ रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि अगर रिवायत और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो शानदार नतीजे मिल सकते हैं। जैसे एक मिसाल तमिलनाडु के याज नेचुरल्स की है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम सिल्वाराज जी ने कारपोरेट मुलाजमत छोड़कर एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़ों की रंगाई की और 200 कुंबों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जौहर प्रोग्राम ब्रांड के जरिए कबायली बुनाई और मलबूसात को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनकी कोशिशों से आज झारखंड की सकाफती विरासत को दूसरे मुल्कों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग्स को उन्होंने खवातीन की रोजी रोटी का वसीला बना दिया है। आज 500 से ज़्यादा देही खवातीन उनके साथ शामिल हैं और खुद किफ़ालत की राह पर गामजन हैं। कामयाबी की ये सभी दास्तानें हमें सिखाती हैं कि हमारी रिवायत में आमदनी के कितने ही वसीले पिन्हा हैं। अगर इरादा पुख्ता हो तो कामयाबी हमसे दूर नहीं जा सकती। मेरे अजीज हमवतनों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयदशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयदशमी एक और वजह से बहुत ख़ास है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़याम को 100 साल हो रहे हैं। एक सदी का ये सफ़र जितना शानदार है, गैर मामूली है, उतना ही बाइस तहरीक भी है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कायम हुआ था, तब मुल्क सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। सदियों की इस गुलामी ने हमारी खुददारी और खुद एतमादी को गहरी चोट पहुंचाई थी। दुनिया की सबसे कदीम तहजीब के सामने पहचान का बहरान खड़ा किया जा रहा था। मुल्क के शहरी ऐसे कमतरी का शिकार होने लगे थे। इसलिए मुल्क की आज़ादी के साथ साथ ये भी अहम था कि मुल्क नज़रियाती गुलामी से भी आज़ाद हो। ऐसे में इज़्ज़त-ए-माब डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस मौजू पर गौर व फिक्र करना शुरू किया और फिर इसी नेक काम के लिए उन्होंने 1925 में विजयदशमी के पवित्र मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कायम किया। डॉक्टर साहब की जाने के बाद परम पूज्य गुरुजी ने मुल्क की खिदमत के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरुजी कहा करते थे, राष्ट्रीय स्वाहा एदम राष्ट्रीय एदम नमम, यानी ये मेरा नहीं है, ये मुल्क का है। इसमें खुदगर्जी से ऊपर उठकर मुल्क के लिए वक्फ करने के जज्बा रखने की तहरीक है। गुरुजी गोलवरकर जी के इस जुमले ने लाखों स्वयं सेवकों को कुर्बानी और खिदमत की राह दिखाई है। कुर्बानी और खिदमत का जज्बा और डिसिप्लिन की सीख, यही संघ की हकीकी ताकत है। आज आरएसएस 100 साल से अनथक बगैर रुके मुल्क की खिदमत के काम में लगा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं मुल्क में कहीं भी कुदरती आफत आए, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयं सेवकों की जिंदगी के हर अमल, हर कोशिश में मुल्क मुकद्दम, नेशन फर्स्ट का ये जज्बा हमेशा सरे फहरिस्त रहता है। मैं मुल्क की खिदमत के महायज्ञ में खुद को वक्फ करने वाले हर स्वयं सेवक को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, अगले महीने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय सकाफत के कितनी बड़ी बुनियाद हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतनी तफसील से वाकिफ करवाया था। उन्होंने इंसानियत को रामायण जैसा शानदार ग्रंथ दिया। साथियों, रामायण का ये असर उसमें शामिल भगवान राम के उसूलों और इक़दार के बाइस है। भगवान राम ने खिदमत, हम आहंगी और रहमदिली से सबको गले लगाया था। इसीलिए हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही मुकम्मल होते हैं। इसीलिए साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर की तामीर हुई तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरी आपसे अपील है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। मेरे अजीज हमवतनों, आर्ट, अदब और सकाफत की सबसे ख़ास बात होती है कि ये किसी एक दायरे में महदूद नहीं होते। इनकी खुशबू सभी हुदूद को अबूर करते हुए लोगों के दिलों को छूती है। हाल ही में पेरिस में कल्चरल इंस्टीट्यूट सोंतख मंडप्पा ने अपने 50 साल मुकम्मल किए हैं।
इस सेंटर ने भारतीय रक्स को मकबूल आम बनाने में अहम रोल अदा किया है। इसे मलिना साल्वेनी ने कायम किया था। उन्हें कुछ साल पहले पद्मश्री से सरफराज किया गया था। मैं सौंतक मंडपा से वाबस्ता सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। साथियों, अब मैं आपको 2 छोटी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं, इन पर ध्यान दीजिएगा। दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने नैनु वेदो बिंद कुदुसितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने। अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। साथियों, ये आवाज इस बात का सबूत है कि कैसे भूपेन हजारिका जी के नगमों से दुनिया भर के अलग अलग मुल्क बाहम मुंसलिक हैं। दरअसल श्रीलंका में एक बेहद ही काबिल तारीफ कोशिश हुई है। इसमें भूपेन दा जी के मशहूर नगमे मनु है मनुहार है बाबे का श्रीलंकाई फनकारों ने सिन्हाली और तमिल में तर्जुमा किया है। मैंने आपको उन्हीं का ऑडियो सुनाया है। कुछ दिन पहले मुझे आसाम में उनकी 7 साला जयंती तकरीबात में शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ था। दरअसल ये एक बहुत ही यादगार प्रोग्राम रहा। साथियों, आसाम आज जहां भूपेन हजारिका जी की पैदाइश का 7 साला जश्न मना रहा है, वहीं कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक लम्हा भी आया। जुबिन गर्ग जी की बेवक्त मौत से लोग सकते में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गुलकार थे जिन्होंने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई। आसाम की सकाफत से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। उनकी मौसीकी आने वाली नस्लों को मशहूर करती रहेगी। जुबिन गर्ग, आसल, अहुमार, हमोस्कर तीर, उज्जाल रत्नो, जनोतार हरद्यान, त्यो हिदाया जियाया थाकिबो। यानी जुबिन आसाम की सकाफत के कोहे नूर थे। अगरचे वो जिस्मानी एतबार से हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे मुल्क ने एक अजीम नजरिया साज शख्सियत और मुफक्किर एस.एल. बहरप्पा जी को भी खो दिया है। मेरा बहरप्पा जी से ज़ाती राब्ता भी रहा और हमारे दरमियान कई मौक़ों पर अलग अलग मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत भी हुई। उनकी तसानीफ नौजवान नस्ल के ख्यालात को समत देती रहेंगी। कन्नड़ की उनकी बहुत सी तसानीफ का तर्जुमा भी दस्तियाब है। उन्होंने हमें बताया कि अपनी असास और सकाफत पर फ़ख्र करना कितना माने रखता है। मैं एस.एल. बहरप्पा जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और नौजवानों से उनकी तसानीफ पढ़ने की अपील करता हूँ। मेरे अजीज़ हमवतनों, आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्यौहार और खुशियाँ आने वाली हैं। हर त्यौहार पर हम ख़रीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक अहद के साथ अब अपने त्यौहारों को और भी ख़ास बना सकते हैं। अगर हम ये तय कर लें कि इस बार त्यौहार सिर्फ स्वदेशी अशिया से ही मनाएंगे, तो देखिएगा कि हमारे जश्न की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को ख़रीदारी का मंत्र बना दीजिए। ये अहद कर लीजिए कि हमेशा के लिए जो मुल्क में तैयार हुआ है वही ख़रीदेंगे। जिसे मुल्क के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें मुल्क के किसी शहरी की मेहनत है उसी सामान का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी कुनबे की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को इज्जत बख्शते हैं, किसी नौजवान कारोबारी शख्स के ख्वाबों को पंख देते हैं। साथियों, त्योहारों पर हम सब अपने घर की सफाई सुथराई में लग जाते हैं, लेकिन सफाई सिर्फ घर की 4 दीवारी तक महदूद न रहे। गली, महल्ला, बाजार, गांव, हर जगह पर सफाई हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथियों, हमारे यहाँ पूरा सीज़न त्योहारों का सीज़न रहता है और दिवाली एक तरह से अज़ीमुश्शान त्यौहार बन जाता है। मैं आप सबको आने वाली दीपावली की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
लेकिन साथ साथ फिर से दोहराऊंगा कि हमें खुद कफील बनना है, मुल्क को खुद कफील बनाकर ही रहना है और इसका रास्ता स्वदेशी से ही आगे बढ़ता है। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगले महीने फिर नई दास्तानों और तहरीकों के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक आप सबको नेक ख्वाहिशात। बहुत बहुत शुक्रिया।